Today we are going to deal with the part 2 of Indian Constitution, which constitute of Article 5 to Article 11, which basically deals about citizenship. But there is a misconception among us कि citizenship के बारे में सारे कुछ लिखा हुआ है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, बट नो, सिटीजनशिप के बारे में बहुत लिमिटेड डिटेल्स दी गई हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. In this particular lecture, I am going to stick the provisions which are mentioned in Indian Constitution. मैं उन्हीं provisions की बात करूंगा which are mentioned in the Indian Constitution. उसके बाहर भी बहुत सारी चीजें mentioned हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है पार्लियामेंट को और लॉज इनैक्ट करने के लिए सिटीजनशिप को लेके, जिसपे कोई और लॉज फॉर्मुलेट किए गए हैं. और मेन उन प्रोविजंस में, उन एक्ट में, जैसे देयर इज अ सिटीजनशिप एक्ट 1955 दैट बेसिकली कवर्स ऑल द थिंग्स कि कैसे किसी को सिटीजनशिप मिलती है, कैसे कोई एक्वायर कर सकता है सिटीजनशिप, कैसे किसी को सिटीजनशिप का लॉस हो जाता है, आपके किस एक्ट्स पे आपका सिटीजनशिप छिन सकता है. ये सारी चीजें सिटीजनशिप एक्ट 1955 में डील की गई हैं और ये आता है जनरली पॉलिटी के क्वेश्चंस में आ जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन में तो एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट इट इज आस्क्ड एंड वन शुड नो कि कैसे सिटीजनशिप एक्वायर किए जाती है, कैसे लॉस होता है सिटीजनशिप का. तो ये चीजें हैं, बट दैट इज मेंशन्ड इन सिटीजनशिप एक्ट 1955. सो मैंने सोचा है कि आज का सेशन हमारा बहुत छोटा होगा, क्योंकि आई विल बी स्टिकिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो ओनली, which is Article 5 to Article 11. But I am thinking that on Sunday I will cover the Citizenship Act 1955 and we will deal that how can someone get Indian citizenship or how is our citizenship lost. So ऐसी चीज़ों की हम बात करेंगे on Sunday. एक सेशन में सेपरेट रख लूंगा जिसका टाइम टेबल में भी मेंशन नहीं है. बट फर्दर अभी हम पार्ट 2 को कवर करते हैं. शुरू करते हैं. पहले सिटीजनशिप के बेनिफिट्स क्या है, सिटीजनशिप होता क्या है. तो इन एनी कंट्री देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल. वन इज सिटीजन, other is aliens. Alien is not that UFO wala alien. Aliens means anyone who is not the citizen. We term them as alien. Further, citizenship citizens को क्या benefit है? Citizens को benefit ये है that they enjoy all civil and political rights. Whether on other hand, the aliens don't enjoy all the civil and political rights. अब मैं आपको एक example देता हूँ. Article 22 talks about protection against arrest and detention. Article 22 में arrest और detention के against कुछ protections दिए गए हैं, but ये enemy aliens के पे applicable नहीं है. enemy aliens को exclude करके ये article दिए गए हैं. तो there are certain provisions जिसकी हम आगे चल के बात करेंगे which have been given just exclusively for citizens. Now we have RTI, right to information. Now this is a privilege given to the citizens of India only. Non-citizens cannot exercise this privilege of getting right to information. So, a citizen of any country enjoys more political and civil right as compared to the aliens. Now, aliens can also be divided into two categories. One can be friendly alien and other one is enemy alien. Friendly alien से मतलब वो है वो कंट्रीज जिससे हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं. अगर उसका सिटीजन अभी हमारे कंट्री में आया तो उसको हम कहेंगे फ्रेंडली एलियन, बिकॉज ही बिलोंग टू अ कंट्री विच हैज फ्रेंडली रिलेशन विद अस. एंड इफ देयर इज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री जिससे हम वॉर में हैं, अगर हम वॉर का सिचुएशन है, वी आर एट वॉर, और उस कंट्री का कोई सिटीजन हमारे कंट्री में आया तो हम कहते हैं एनिमी एलियन. सो एलियंस आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एनिमी एलियंस एंड फ्रेंडली एलियंस. एंड देयर इज वन कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजंस जो मैंने आपको बताई दिया. सो इफ आई हैव टू डिफाइन दैट व्हाट इज सिटीजनशिप, सो आई विल से इन नॉर्मल लैंग्वेज दैट सिटीजनशिप इज अ स्टेटस ऑफ अ पर्सन. ये किसी व्यक्ति का एक स्टेटस है, that he is recognized by law of a sovereign state as a member belonging to that state. ये एक स्टेटस है किसी पर्सन का जिसमें एक स्टेट रिकॉग्नाइज करती है कि yes sir, you belong to this particular state, you are a member of this particular state. So in simple term, citizenship is not defined in the constitution, but I have presented this definition to you कि नॉर्मली अगर हम बात करें सिटीजनशिप होता क्या है, तो सिटीजनशिप एक स्टेटस है किसी भी व्यक्ति का जो ये बताता है कि क्या आप किसी पर्टिकुलर राज्य के मेंबर हैं या पर्टिकुलर देश के मेंबर हैं या नहीं है. तो सिटीजनशिप है किसी के पास, दिस मीन्स दैट ही इज अ मेंबर बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टेट. नाउ व्हाट आर द प्रिविलेज एंजॉयड बाय द इंडियन सिटीजंस. अब इंडियन सिटीजन की बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में बात करें, देयर आर सर्टेन प्रोविजंस व्हिच आर एक्सक्लूसिवली गिवन टू इंडियन सिटीजंस. नॉन सिटीजंस कैन नॉट एक्सरसाइज दीज पार्ट्स. फॉर एग्जांपल, राइट टू वोट इन इलेक्शन. नॉन सिटीजन लोकसभा इलेक्शंस एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट नहीं कर सकते. दिस प्रिविलेज, दिस यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली बाय द सिटीजंस ऑफ इंडिया. Even we know about cultural and educational rights, Article 29 and Article 30. It is also only exercised by the citizens of India.
Similarly, Article 19, you all are very well versed की right to freedom of speech, expression, assembly, association, movement. This is also given क्योंकि जब आप fundamental rights कल से हम शुरू करने वाले हैं और बहुत मजा आएगा fundamental rights में, it will be very interesting. So in fundamental rights, you will see that from the beginning of every article, it is said that every person, no person, or all the citizens. तो ये word लिखा है persons and citizens. These two words are used in different articles. So where the word person is used, those rights are given to everyone, irrespective that he is a citizen or a non-citizen. But where citizen word is used, so those rights are only given to the citizens of India. For example, right against discrimination, Article 15. Article 16, which talks about equality of opportunity in matter of public employment, is only exclusively given to the citizens of India. Someone sitting in South Africa, suppose AB de Villiers want an equal opportunity in the matter of public employment, so he will not get that because Article 16 very much talks about the citizens of India. So these privileges are only exercised by the citizens of India. So this is the very first thing which I would like to tell you. Why do someone want citizenship? Citizenship मिलेगी तो बहुत सारे benefits, rights, political and civil rights आपके बढ़ जाएंगे, आपका अधिकार देश में बढ़ जाएगा, आपका सम्मान, आपकी recognition बढ़ेगी country में as compared to a non-citizen. So that is why citizenship is important. Now, let's come to the part 2 of this Indian Constitution. So Article 5 to Article 11 talks about Indian Constitution. अगर आप में से किसी ने कल citizenship पढ़ा होगा तो I guarantee 90% लोगों को समझ में ही नहीं आया होगा कि क्या लिखा है. Because if you will start reading bare act of part 2, you will not get anything. You will be confused. मतलब 5 article 6 आप समझ सकते हो, but आगे 7 and 8 is so confusing, you will not come out of that. So अगर आपको meaning समझना है आसान भाषा में, तो just remember one thing, that it does not contain permanent or elaborate provisions in this record, and it only identifies the person who became citizens of India at the commencement of Constitution, that is 26 January 1950. मतलब कि अगर आप अभी के रिस्पेक्ट में उस कॉन्स्टिट्यूशन के इस पार्ट 2 को पढ़ेंगे, इफ यू विल स्टार्ट रीडिंग दैट हु इज अ सिटीजन, हु इज नॉट अ सिटीजन विद रिस्पेक्ट टू टुडेज डेट, देन यू विल बी कंफ्यूज्ड, बिकॉज इट इज नॉट मेड इन प्रोविजंस ऑफ फ्यूचर. इस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 को ये सोच के बनाया गया था कि ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 26 जनवरी 1950, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन पावर में आया, इनफोर्स हुआ, उस दिन किस किस को हम कहेंगे कि इंडियन सिटीजन है और किस किस को कहेंगे हम इंडियन सिटीजन नहीं है. इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 2 में. इस क्वेश्चन का आंसर आर्टिकल 2 में नहीं है कि कौन अभी सिटीजन, पार्ट 2 में नहीं है कि कौन अभी सिटीजन है और कौन अभी सिटीजन नहीं है. दिस इज एक्सप्लेन्ड इन सिटीजनशिप एक्ट 1955. But what is explained in part 2 is that at the time of commencement of the Indian Constitution, let me repeat, कि जब Indian Constitution enforce हुआ तो उस समय हम किसको कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारा सिटीजन है. जो पाकिस्तान में बैठा है क्या वो हमारा सिटीजन है? जो इंडिया से पाकिस्तान चला गया क्या वो हमारा सिटीजन है? जो पाकिस्तान से इंडिया वापस आ गया क्या वो हमारा सिटीजन है? तो इन प्रोविजंस को डील करने के लिए पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया. That is Article 5 to Article 11 deals with these provisions. It does not deal with current scenario ki how will you acquire a citizenship. If someone in Canada wants to acquire Indian citizenship, what should he do? These things are not mentioned in part 2. That is why I have excluded these in today's session. We will discuss it on Sunday in the Citizenship Act 1955 and its amendments section. और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो सेशन ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का क्या की क्वेरी आई थी, सर वी जस्ट वांट टू बी स्टिक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दैट इज व्हाई this lecture is only on the constitution and other provision will be dealt on Sunday, that is for information purpose. So 26 जनवरी 1950 को किनको हम सिटीजन मानेंगे, ये प्रोविजंस आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 में दिए गए हैं. इसमें ये डीलिंग हो ही नहीं रही है कि एक्वायर कैसे करते हैं आप सिटीजनशिप या लॉस कैसे करते हैं सिटीजनशिप. एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप सिटीजनशिप के रिगार्डिंग कोई भी एक्ट बना सकते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे. It was the introduction to part 2 that it does not deal with acquisition or loss of citizenship. Citizenship कैसे मिलेगा कैसे जाएगा ये बात है ही नहीं इसमें. पार्ट 2 में ये बात है कि 26 जनवरी 1950 को when the constitution was commenced, it was enforced, who became the citizen of India and who was not eligible to become the citizen of India. So let's start this. So Article 5 talks that who is a citizen of India. So it says a person who had his domicile in India and also fulfilled any of 3 condition. Says कि कोई भी व्यक्ति जो डोमिसाइल है इंडिया का, इंडिया में रह रहा है और ये 3 कंडीशन उसने फुलफिल करी है.
क्या 3 कंडीशन है, और एनी वन ऑफ 3 कंडीशन है, मतलब इन तीनों में से कोई एक कंडीशन, डोमिसाइल और एनी, मैंने और वर्ड भी यूज किया है, और एनी वन ऑफ दिस, इफ समवन इज बोर्न इन इंडिया, इफ either of his parents या मदर या फादर कोई भी इंडिया में बॉर्न हुए हैं, या फिर he has been ordinary resident of India 5 years before the commencement of constitution। मतलब ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 हुआ कमेंसमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे 5 साल पहले यानी 26 जनवरी 1945। सो द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि एनी पर्सन हु इज बोर्न इन इंडिया फर्स्ट, और either of his parents are born in India, or he has been a resident for 5 years before the commencement of Constitution of India, will be called a citizen of India। तो ये आप उस समय की बात हो रही है। दिस इंडिया सिग्निफाइज द इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इंडिया का मतलब क्या है, कि who is born in India, will that India cover Pakistan also, will that India cover undivided India? So the answer to this question is कि आर्टिकल 5 में जिस इंडिया की बात हो रही है वो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग हो रहा है। मींस बिफोर द commencement of constitution we know that government of India act 1935 was enforced in the country, the laws and regulations were practiced according to the government of India act 1935। so article 5 says that if anyone is born in India, now territory of India is equal to the territory of India mentioned in the government of India act 1935। so anyone who is born in India, or either of his parents are born in India, or he has been ordinarily resident of 5 years before the commencement of this constitution, will be termed as the citizen of India under article 5। ये तो बहुत सिंपल सा पहला डेफिनेशन था। किसी को भी कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप चैट पे बेशक मैसेज करें, आई विल लव टू रिप्लाई, क्योंकि ये सेशन बहुत छोटा है, अभी ये खत्म हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा इसको। सो आर्टिकल 5 आई होप क्लियर है कि इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं थी, सिंपल चीज था कि या इन तीनों में से कोई एक कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हैं, कोई आप बॉर्न है या आपके कोई पेरेंट, मदर या फादर, ईदर ऑफ योर पेरेंट इज बॉर्न इन इंडिया, और यू हैव बीन रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 5 years बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। फर्स्ट आर्टिकल 5 ये कहता है। नाउ आर्टिकल 6 इज अबाउट माइग्रेशन। मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया माइग्रेशन प्रोविजन सबसे नीचे। इट इज नॉट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड माइग्रेशन, बट आपके लिए लिख दिया है कि आपको समझने में आसानी है। तो ये उन कंडीशन में है कि जब इंडिया डिवाइड हो गया, नाउ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, so there must be some person who from Pakistan want to settle in India, who have migrated from Pakistan to India। कुछ लोग तो होंगे जो पाकिस्तान से इंडिया आए होंगे, तो उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 देयर आर सिचुएशन कि वो उनके कोई पेरेंट्स या वो बॉर्न ही ना हो इंडिया में, और वो पाकिस्तान से इंडिया आना चाह रहे हैं, उनको भी सिटीजनशिप चाहिए। तो उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए कहा गया कि अ पर्सन who is migrated to India from Pakistan became an Indian citizen if he or either of his parents or any of his grandparents was born in undivided India and also fulfilled any of these two condition। मतलब कि अगर पाकिस्तान से इंडिया आकर के आपको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए थी एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कुछ इन दोनों में से आपको एक क्राइटेरिया फुलफिल करनी होगी। एक, either of his parent or his grandparents were born in undivided India। आपके पेरेंट या आपके ग्रैंड पेरेंट कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में अगर बॉर्न हुए हैं, मतलब पाकिस्तान में भी बॉर्न हुए हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है इसमें। इसलिए इस दैट इज व्हाई इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इट हैज बीन वेरी वेल मेंशन्ड अनडिवाइडेड इंडिया, बट इन आर्टिकल 5 इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड दैट दिस इंडिया सिग्निफाइज इंडिया ऑफ 1935। सो इट इज कंफ्यूजिंग, इसीलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसमें इंडिया का मतलब है इंडिया अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एंड इन दिस पर्टिकुलर केस इंडिया मींस अनडिवाइडेड इंडिया। सो अनडिवाइडेड इंडिया में किसी के पेरेंट्स बॉर्न हुए हैं, या वो बॉर्न हुआ है, या किसी के ग्रैंड पेरेंट्स भी बॉर्न हुए थे अनडिवाइडेड इंडिया में, और वहां से वो माइग्रेट किया इंडिया में। नाउ दिस प्रोविजन डील्स विद माइग्रेशन। सो एक डेट फिक्स करी गई 19 जुलाई 1948 की, और दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। वो लोग जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए, और वो लोग जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आए। इन दोनों लोगों के लिए अलग अलग कंडीशंस रखी गई। मैं फिर से रिपीट करता हूं। फॉर पीपल हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया in order to get the citizenship of India from Pakistan, who have migrated from Pakistan, two conditions were laid down for them. First of all, either of their parents, either him or any of his grandparents were born in undivided India। undivided India में कोई तो born किया हो, and उसके बाद दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट प्रोविजन तो यही था, फर्स्ट कंडीशन यही था। सेकंड कंडीशन वेरी करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर आप माइग्रेट 19 जुलाई 1948 से पहले कर रहे हैं,
और 19 जुलाई 1948 के बाद कर रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में अलग अलग क्राइटेरिया है. फॉर let's talk about if you have migrated to India from Pakistan before 19 July 1948, तो he had been ordinary resident in India since the date of his migration. मतलब कि जिस दिन से आप आए, बिफोर दिस डेट, जब भी आप आए तो आप उस दिन से इंडिया में ही रह रहे हैं, आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं इंडिया के. इफ यू हैव, बिकॉज इट इज नॉट वेरी नॉर्मल कि आप डिवीजन से पहले आ गए, तो ऑब्वियसली आपका इंटेंशन इंडिया में रहने का ही होगा. सो दोज हु हैव came migrated from Pakistan to India before July 1948 will, if they are ordinary resident of India, they would be considered the citizen of India. अगर आप पहले आए हो 19 जुलाई 1948 के और तब से अभी तक आप रह रहे हो, तो आपको नॉर्मली जनरली हम सिटीजन ऑफ इंडिया कंसिडर करेंगे. और उस केस में अगर आप इस डेट के बाद आए हो, if someone has migrated from Pakistan to India after 19 जुलाई 1948, तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. And this registration can only be done if you have lived in India for 6 months. और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं. उसके बाद आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं. एप्लीकेशन लिखा जा रहा है कि मिनिस्ट्री को कि सर प्लीज ग्रांट मी द सिटीजनशिप. तो ये एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन लिखने का ये एक प्राइमा फेसाई एक प्री रिक्विजिट है कि आप 6 महीने रहे इंडिया में. तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि या तो आप, ये माइग्रेशन का प्रोविजन है, कोई पाकिस्तान से इंडिया आया है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलेगी. या तो आप या आपके माता पिता या आपके ग्रैंड पेरेंट, एनी वन ऑफ देम आर बोर्न इन अंडर इन इंडिया, देन डिपेंडिंग ऑन द डेट कि आप कब इंडिया में आए, 19 जुलाई 1948 से पहले आए या उसके बाद आए. अगर आप पहले आए तो क्योंकि आप जनरली सोच सकते हैं कोई बंदा अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आया है, सो ऑब्वियसली उसका इंटेंशन यही रहा होगा कि वो इंडिया में कंटिन्यू करना चाहता है. तो इसके लिए कोई ज्यादा लीगल प्रोविजन हमारे पार्लियामेंट ने नहीं बनाया और सिंपली ये लेट डाउन किया कि अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहे हैं, अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले जब से आप इंडिया में आए हैं तब से कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक, मतलब 26 जनवरी 1950 तक अगर आप आम नागरिक के तौर पे भारत में रहें तो आपको सिटीजनशिप हम दे देंगे. देयर इज नो सच इशू. लेकिन उसके बाद आए हैं आप डिवीजन के बाद और इस पर्टिकुलर डेट डिसाइड होने के बाद आए हैं, तो क्या होगा, तो आप रजिस्टर्ड सिटीजन तभी आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ सिटीजन. एंड दिस रजिस्ट्रेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 6 मंथ. आई होप ये प्रोविजन क्लियर है. प्लीज मैसेज करिए क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल था. तो इफ आई एम क्लियर प्लीज मैसेज यस दैट यस आर्टिकल 6 इज क्लियर. तो अगर आपको yes, no, not to me, yes. So Aditi has messaged that it's not clear. Sangeeta has messaged it's not clear. So कुछ लोगों को इशू है, कुछ को नहीं है. मैं फिर से बताता हूँ. Aditi and Sangeeta, I will request कि अगर आप मैसेज में ये बता देंगे कि क्वेरी क्या है तो अब मैं उसको और अच्छे से डील कर पाऊंगा कि क्या आपका क्वेश्चन है. सो इट इज रिगार्डिंग माइग्रेशन, क्योंकि आपको पता है 2 कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. आपको पता है कि ऐसा कह दिया गया था जो इंडिया रहना चाहता है वो इंडिया रहे, जो पाकिस्तान से इंडिया आना चाहता है वो पाकिस्तान से इंडिया आ जाए, जो इंडिया से पाकिस्तान जाना चाहता है वो इंडिया. आपको मैं बताऊं सरप्राइजिंग, क्योंकि मेरे को याद आती हैं चीजें. करोल बाग है दिल्ली में एक जगह, वहां मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स, इतने खूबसूरत बिल्डिंग पूछिए मत. वो अबेंडन पड़े हुए हैं, कोई नहीं रहता वहां पे क्योंकि जो उसका ओनर है वो पाकिस्तान जा चुके हैं और वो अभी तक वापस नहीं आए. एक बार वो माइग्रेट कर गए और वो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज उनकी रखी हुई. तो ये भी एक सच है. और जबकि करोल बाग जैसे एरिया में अगर आप छोटा सा भी रूम लेंगे रेंट पे ना, क्योंकि बहुत हॉश पॉश एरिया है, तो उसमें भी बहुत रेंट बहुत हाई देना पड़ता है. उस एरिया में इतने बड़े बड़े महल टाइप के घर खाली पड़े हुए हैं, तो लोग माइग्रेट कर चुके हैं, पाकिस्तान जा चुके हैं. सो क्योंकि अब क्वेश्चन आया है अदिति का कि द थिंग अबाउट 6 मंथ रिसाइडिंग है. अदिति ये कह रहा हूं कि इफ समवन हैज माइग्रेटेड टू इंडिया आफ्टर 19 जुलाई 1948, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद कोई आया तो क्या होगा, या उस डेट पे कोई आया तो उसके लिए एक कंडीशन रखी गई है कि आने के बाद 6 महीने 6 मंथ तक आप इंडिया में रहेंगे. यू विल लिव इन इंडिया फॉर 6 मंथ आफ्टर ज्वाइनिंग एंड आफ्टर दैट यू विल गिव एन एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी. जो भी सिटीजनशिप देती हो उस अथॉरिटी को आप एप्लीकेशन देंगे कि सर आई वांट टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया और इसके लिए मैं 6 महीने से इंडिया में रह रहा हूँ. समझ रहे हैं आप. तो आपका क्या एक कंडीशन रखा गया कि एप्लीकेशन लिखने के लिए पहले आपको 6 महीने रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये एप्लीकेशन लिख सकते हो. ऐसा नहीं है कि आप आज आ गए इंडिया में और आज ही एप्लीकेशन लिख दिया सर आई वांट टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. नो, देयर इज अ प्री रिक्विजिट एंड दैट प्री रिक्विजिट इज दैट यू मस्ट लिव इन इंडिया एज ऑर्डिनरी सिटीजन फॉर 6 मंथ if you have
came to India from Pakistan after 19 July 1948 or on 19 July 1948. Am I clear? Please message कि माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं क्लियर है तो फिर से बताइए. Now this date was chosen by the parliament only. So पार्लियामेंट एक डेट चूज करती है. ये कुछ चीजों को कंसिडर करके मेरे से एक क्वेश्चन आप पूछा गया है कि 1948 का ये डेट ही क्यों चूज किया गया, जुलाई 1948. सो पार्लियामेंट ने, आपको पता है डिवीजन हो गया. डिवीजन के बाद उन्होंने कोई स्पेसिफिक टाइम सोचा होगा, 5 महीने 6 महीने, जितने दिन में लोग माइग्रेट कर जाएं, सेटल हो जाएं, उसके बाद का एक जेन्युइन सा प्रैक्टिकल सा डेट जो है पार्लियामेंट ने चूज करा और उसको फॉलो किया गया है. और इसके पीछे मैं रिसर्च करता हूँ इफ देयर इज एनी अदर रीजनिंग, कोई और रीजन भी ऐसा है 19 जुलाई 1948 का, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा आफ्टर दिस सेशन. बट फॉर नाउ आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड कि इसका कोई और रीजन भी है क्या. इफ देयर इज सम अनदर रीजन आई विल अपडेट इट ऑन व्हाट्सएप. सो अब मैं आगे बढ़ता हूं आर्टिकल 7 पे. आर्टिकल 7 सेज दैट अ पर्सन, अब ये रिवर्स माइग्रेशन है, यही कंफ्यूजन होती है 6 और 7 में, इसलिए मैंने 6 पहले क्लियर कर दिया. 6 इज अबाउट माइग्रेशन. समवन फ्रॉम पाकिस्तान केम टू इंडिया. अब रिवर्स माइग्रेशन भी हुआ. Some people from India went to Pakistan, but after that they again returned to India. मतलब they thought no, we don't want to live in Pakistan. Our India was best. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. So they came back to India. So in that particular case, there is also provision of reverse migration. अगर किसने रिवर्स माइग्रेशन कर ली, पाकिस्तान जाके वापस इंडिया आ गया, तो क्या प्रोविजन है, तो क्या फॉलो होगा, ये देखते हैं. ये बहुत इजी है. इट्स लाइक द सेकंड पार्ट ऑफ आर्टिकल 6 ओनली. क्या कहता है कि अ पर्सन हु माइग्रेट टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर मार्च 1 1947. आपको पता है 1947 में माइग्रेशन वो डिवीजन हो गया था. तो कोई अगर पाकिस्तान चला गया इंडिया से माइग्रेट करके आफ्टर मार्च 1 1947, बट उसके बाद वो रिटर्न आ गया वापस इंडिया रीसेटलमेंट के लिए, आई दैट नो आई डोंट वांट टू लिव इन पाकिस्तान, आई वांट टू लिव इन इंडिया. तो फिर वो क्या इंडिया का सिटीजन बन सकता है? तो इसके लिए भी वही सेम प्रोविजन रखा गया है कि आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे फॉर बीइंग रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और वो एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको कम से कम 6 महीने इंडिया में रहना पड़ेगा. Means if someone has reversely migrated to India, first of all after division what he did, he went to Pakistan, but later on he thought that no, I want to reside in India, I want to settle in India, so he came back to India. So if he wants citizenship of India, so he have to live in India for 6 months, and after that he can move a application to the authority that sir I want the citizenship of India. तो ये प्रोसीजर है आर्टिकल 7 का. स्नेहा कहती हैं कि परमिट सिस्टम लागू किया गया था इस पर्टिकुलर डेट को. स्नेहा, आई एम ऑनेस्टली नॉट अपडेटेड ऑन दिस. आई विल गेट अपडेट एंड मैं आप सबसे जरूर शेयर करूंगा परमिट सिस्टम का कोई अगर चीज होगी तो मैं आपके नॉलेज में भी ये चीज लाऊंगा. सो अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसको 6 मंथ इंडिया में रहना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ getting citizenship. Aditi पूछ रही है and these 6 months of residing is before the commencement of constitution and treaty. Yes, because this act only came in power on 26 January 1950. तो ये 6 महीने की बात हो रही है कि आप 1947 के बाद अगर वापस आ गए हो तो आपको 6 महीने रहने के बाद ही आप मूव कर सकते हो. इवन मुझसे पूछा जा रहा है क्या ये सिर्फ 1950 तक एप्लीकेबल है? नो, दिस इज एप्लीकेबल, दीज प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टिल 1955, क्योंकि 1955 तक कोई दूसरा एक्ट नहीं आया. यही आर्टिकल, यही कॉन्स्टिट्यूशन का यही एक्ट इनफोर्स में था. 1955 में जाके सिटीजनशिप एक्ट आया जिसने चेंज किया प्रोविजन की सिटीजनशिप कैसे मिलता है. इस बात पे वो एक्ट बात किया. जब तक वो एक्ट नहीं आया था 1955 तक, तब तक इन्हीं प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, मतलब 1955 से भी पहले, मतलब 6 मंथ बिफोर द एंड ऑफ 1955 कोई पाकिस्तान से आकर के 6 महीना रह करके ही कैन मूव एन एप्लीकेशन दैट सर आई वांट टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. बट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 द सिचुएशन कंप्लीटली चेंज और एक बहुत यूनिफॉर्म वे, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर लेट डाउन किया गया कैसे मिलता है कैसे जाता है, जिसकी बात हम संडे को करना चाहते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो. सो आर्टिकल 7 ने क्या बता दिया कि 1 मार्च 1947 के बाद क्या होगा, रिवर्स माइग्रेशन सिस्टम है. अगर कोई वापस आ रहा है इंडिया में तो पाकिस्तान जाके, सो he will be given citizenship only on the basis कि वो 6 मंथ रह के फिर एप्लीकेशन प्रोसीड करे. आई होप आर्टिकल 7 भी क्लियर है. अगर क्लियर है तो प्लीज यस लिखिए चैट बॉक्स में, फिर हम आगे बढ़ते हैं. आर्टिकल 8,
A person, thank you Siddharth, thank you Visham. So Article 8, a person who or any of whose parents और ये है ओवरसीज. अच्छा ये सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हर एंगल को सोचा. पहले तो उन्होंने सबसे पहले बात करी नॉर्मल सिटीजन्स की जो यहाँ रहते हैं. आर्टिकल 5 तो बहुत सिंपल था. आर्टिकल 6 उसकी बात कर रहा है जो पाकिस्तान से इंडिया आ गए. आर्टिकल 7 उसकी बात कर रहा है जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद फिर इंडिया आ गए. अब आर्टिकल 8 उसकी बात करता है जब इंडिया आए ही नहीं, जो इंडिया आए नहीं लेकिन उनको इंडियन सिटीजन रहना है. मान लीजिए जब ये सब चल रहा है, कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये सारी प्रोसीडिंग चल रही है, बट समवन एंड और किसी की फैमिली कनाडा रह रही है, किसी की फैमिली किसी और कंट्री में रह रही है, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है? उसके लिए ओवरसीज इंडिया प्रोविजन. ये वर्ड मेंशन नहीं होता जो ब्रैकेट में लिखा है, ये मैंने आपको इसलिए लिखा है कि आपको याद रहे कि कनेक्ट हो जाए कि कौन सा आर्टिकल किस चीज को से डील करता है. आर्टिकल 6 विद माइग्रेशन प्रोविजन, आर्टिकल 7 डील्स विद रिवर्स माइग्रेशन प्रोविजन एंड आर्टिकल 8 डील्स विद ओवरसीज इंडिया प्रोविजन. मतलब कि अ पर्सन or any of whose parents or grandparents was born in undivided India but who is ordinarily residing outside India. मतलब कोई व्यक्ति जो इंडियन है तो ऐसे ही होगा, या तो वो बॉर्न हुआ हो, या उसके कोई पेरेंट बॉर्न हुए हो, या उसके कोई ग्रैंड पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुए. तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसका खुद का जन्म इंडिया में हो, या उसके मदर और फादर किसी भी पेरेंट का बर्थ इंडिया में हो, या किसी ग्रैंड पेरेंट का बर्थ इंडिया में हो, अनडिवाइडेड इंडिया में हो. ठीक है, अनडिवाइडेड वर्ड यूज है. बट इस टाइम और इवन टिल 1955 वो इंडिया में रहता ही नहीं है. नन ऑफ हिज मेंबर लिव इन इंडिया, दे आर रिजाइडिंग इन एनी अदर कंट्री. तो क्या होगा? उसके लिए क्या प्रोविजन है? उसके लिए बहुत सिंपल प्रोविजन है. देयर इज अ वेरी सिंपल प्रोविजन. उसको कुछ नहीं करना है, उसको अपने आप को रजिस्टर करना है एज अ सिटीजन बाय द डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री ऑफ हिज रेजिडेंस. आपको पता है कि एम्बेसी होती है हर कंट्री में. वी हैव एम्बेसी इन फ्रांस, इन अमेरिका, इन चाइना. इंडियन एम्बेसी हर जगह है. तो इट सेज कि उस एम्बेसी में जो डिप्लोमेटिक काउंसलर है हमारे, उनको आप रजिस्टर कर दीजिए. उनको बता दीजिए कि दैट आई मिस्टर XYZ आई रिसाइड इन कनाडा बट माय ग्रैंडफादर वाज बोर्न इन suppose Ambala, so that is why I am eligible for the citizenship of India under Article 8 of Indian Constitution. That is why I want to be the citizen of India. So they can simply move a application to the diplomat, to the embassy in that particular country, to the embassy of India of that particular country, and they will accept it. Article 8 is comparatively very simple. ये भी clear हो गया I guess. Please write yes so that I can move further. How is it verified? Grishita Chopra asked. So Grishita, देयर आर वेरी बहुत सारे तरीके होते हैं. अब तो जो चीजें, अब तो आप आधार कार्ड एंड ऑल आ गया, बट शुरुआत में बहुत कम चीजें थी. तो जो लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स होते थे, इवन पंचायत से लिखवा लेते थे लोग. सर जो भी कोई हेड होता था, रिप्रेजेंटेटिव होते थे उस टाइम, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते थे गांव के, विलेज के. आपको पता अभी भी ऐसा होता है पंचायत इलेक्शंस में कि सरपंच वगैरह लिख के देते हैं दैट यस मिस्टर XYZ यूज्ड टू लिव इन दिस प्लेस. तो उस समय लोग ऐसे लिखवा करके डॉक्यूमेंट बनाते थे कि यस आई हैव लिव्ड, या कोई फोटो वोटो देना. उस टाइम क्योंकि डॉक्यूमेंट वर्क इतना हार्ड नहीं था, तो जो ब्रिटिश टाइम में जो भी प्रोविजंस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अकॉर्डिंग, वो पेपर वर्क प्रेजेंट करके या फिर किसी रिप्रेजेंटेटिव से या वहां के कुछ लोगों से लिखवा करके ये प्रूव करते थे यार यस माय ग्रैंड पेरेंट वर बोर्न ओवर देयर, सो आई एम एलिजिबल टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. सो 1950 से 1955 के दौर तक बहुत लोग बन गए, बट 1955 के बाद एक कंक्रीट मटेरियल तैयार हो गया कि इसके अंदर के लोग ही होंगे, बाहर वाले नहीं होंगे. इसलिए अक्षय कुमार अभी तक इंडियन सिटीजनशिप नहीं पा पाए, अभी बाहर ही बैठे हैं. सो दिस इज द इशू. मूविंग फर्दर, आर्टिकल 9. सो आर्टिकल 9 सेज दैट, आर्टिकल 9 बहुत इजी है, आर्टिकल 9 बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 9 एक लाइन कहता है, इट इज अ काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्टिकल 2. वो कहता है नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया और डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज वॉलंटरी एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट. अक्षय कुमार का एग्जांपल सामने आ गया मेरे को इस आर्टिकल का सुनते ही, कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत का सिटीजन है और अगर उसने सिटीजनशिप किसी और कंट्री की एक्सेप्ट कर ली वॉलंटरी, तो द मोमेंट ही एक्सेप्ट्स द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, हिज सिटीजनशिप सीजेस, हिज सिटीजनशिप गेट्स वॉइड. उसी मूवमेंट पे जैसे आप किसी और कंट्री का सिटीजनशिप अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो इंडिया की सिटीजनशिप आपकी वहीं पे खत्म हो जाएगी. सो आर्टिकल 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन पूछ देते हैं कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि आप दो सिटीजनशिप नहीं रख सकते. मतलब इसका ये तो मतलब हुआ कि अगर आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है तो आपके पास साथ में किसी और कंट्री की सिटीजनशिप हो ही नहीं सकती, बिकॉज एट एनी टाइम यू कांट हैव टू सिटीजनशिप इफ यू हैव सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. अगर आपने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ली तो लेते ही इंडिया की सिटीजनशिप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी. और जब आपको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो पहले वाली सिटीजनशिप आपको हटानी पड़ेगी. तो आप समझ रहे मेरी बात को? You cannot have citizenship of two country at the same point of time in case of India. इंडिया के केस में तो ये चीज वेरी वेल मेंशन्ड है
कि अगर आपने इंडिया का सिटीजनशिप होकर कहीं और का सिटीजनशिप लिया तो आपकी सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी, और अगर आप कहीं और की सिटीजनशिप है और इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो आपको वो सिटीजनशिप त्यागनी पड़ेगी, वो सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। एम आई क्लियर? यस, थैंक यू प्रभात। लेट्स मूव टू आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 भी बहुत सिंपल है। आर्टिकल 10 कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है। ये एक लाइन कहता है कि सिटीजनशिप, अगर किसी को एक बार सिटीजन हमने डीम कर लिया है, इफ द कंट्री हैज कंसीडर्ड समवन एज अ सिटीजन सो ही विल बी कंटिन्यू टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि हम उससे बार बार कहेंगे कि आप वेरीफाई करो। जैसे कि क्लब की मेंबरशिप होती है, ईयरली मेंबरशिप होती है, रिन्यू कराते हैं उसको, या फिर इवन LIC होती है, इंश्योरेंस होते हैं, उसको आप रिन्यू कराते हैं ना टाइम एंड अगेन। बट आर्टिकल 10 में बहुत अच्छे से मेंशन कर दिया गया है कि सिटीजनशिप अगर आपको एक बार मिल गई है तो आपको उसको बार बार रिन्यू नहीं कराना है, आपको बार बार प्रूफ नहीं करना है कि दिस आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, हर 2 साल पे जाके कह रहे हैं एक एप्लीकेशन मूव करें। नो, नथिंग लाइक दैट। If you have been deemed as a citizen of India once, you will be continue to be deemed as a citizen of India unless subject to provision of any law of the country. Any law of the country से मतलब ये है कि हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर लॉ से आपको इंडिया का सिटीजनशिप छीन लिया गया हो। जैसे कि मैंने आर्टिकल 9 की बात करी, आपने किसी और कंट्री का के सिटीजन बन गए हो, किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया है, तो आपसे इंडिया की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। फिर आप नहीं कह सकते कि नहीं नहीं नहीं, आई हैड द पावर ऑफ आर्टिकल 10 एंड आर्टिकल 10 सेज दैट वंस आई एम कंसीडर्ड अ सिटीजन ऑफ इंडिया आई विल बी कंटिन्यू टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया थ्रू आउट माई लाइफ। सो यू कांट गिव दिस आर्ग्यूमेंट because it is subject to provision of any law of the country. So it has been very well mentioned कि भैया ये पावर है, एक बार सिटीजन होगा तो लाइफ लॉन्ग सिटीजन होंगे, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रोविजंस। ऐसा नहीं है कि अगर कल को गवर्नमेंट आपका सिटीजनशिप वॉइड करना चाहती है तो आप कहो नहीं, एक बार आपने मुझे सिटीजन कंसिडर कर लिया तो लाइफ लॉन्ग मुझे सिटीजन कंसिडर करिए। So am I clear with Article 10? It was also easy. I hope this session is very easy. There is no harsh and fast rule. But अगर आप सिर्फ खुद से पढ़ते हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ये सिटीजनशिप की कह क्या रहे हैं, क्योंकि people don't get the fact that it is more about 1950 to 1945 और more about 1947 to 1955, क्योंकि उसके बाद तो सिटीजनशिप एक्ट आ गया। Let's move to last article of today, Article 11. बहुत ये भी इजी है और यही है, ये जड़ है। This is the root. This is the मेन आर्टिकल विच गिव सैंक्टिटी टू सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये प्रीलिम्स में आ चुका है, ये जुडिशरी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है दैट विच आर्टिकल, दो तरीके से इस क्वेश्चन आते हैं इस आर्टिकल पे। एक ये क्वेश्चन आ जाता है दैट विच आर्टिकल एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप, या ये क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ ऑन सिटीजनशिप। तो लोग बहुत बार यूनियन गवर्नमेंट टिक कर देते हैं, गलत हो जाते हैं। लोग बहुत बार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टिक कर देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टिक करके गलत हो जाते हैं। आर्टिकल 11 क्या कहता है? दैट पार्लियामेंट शैल हैव पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजन एंड ऑल अदर मैटर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है किस चीज की? सिटीजनशिप से रिलेटेड एक्विजिशन और टर्मिनेशन, सिटीजनशिप लेने की और सिटीजनशिप छोड़ने की, दोनों की पावर्स और प्रोविजंस की बात करने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। इस पे लॉ फॉर्मुलेट करने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। इट हैज बीन वेरी वेल मेंशन्ड इन आर्टिकल 11 दैट पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिलेट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो अगर कभी सवाल आता है तो प्लीज आंख बंद करके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मत मार दीजिएगा, क्योंकि पावर पार्लियामेंट के पास है। पहले वो ड्राफ्ट करती है लॉ, बाकी आपको पता होगा कि डेलीगेशन सब डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट होता है, वो नीचे उस लॉ के अकॉर्डिंग काम करके छोटे मोटे वेरी चेंजेस ला सकती है, बट दे कांट मेक अ लॉ। अब CAA की बात हुई तो ये पार्लियामेंट से पास हुआ ना। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन तो जनरेट नहीं कर दी कि फ्रॉम टुडे ऑन देयर आर दीज चेंजेस व्हिच आर गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड इन द कंट्री, बिकॉज दिस पावर हैज बीन ग्रांटेड टू द पार्लियामेंट। सिटीजनशिप एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इतना इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए ये पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट में क्या चीजें आती हैं? पार्लियामेंट में 3 चीजें आती हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, नेवर फॉरगेट दिस दैट प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि जब भी कोई बिल होता है तो वो लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है और प्रेसिडेंट का एसेंट लगता है, उसके बाद ही वो एक्ट बन पाता है। सो पार्लियामेंट मींस लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं, आपको पता है, और राज्यसभा को क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, आपको पता है, या फिर अपर हाउस भी कहते हैं, और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। तो ये दो नाम दोनों ही हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आर्टिकल 11 empowers the parliament to make laws
रिगार्डिंग द सिटीजनशिप. सो इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए पार्लियामेंट ने 1955 में द सिटीजनशिप एक्ट लॉन्च किया गया. उसको बिल बुलाया गया और इसको एक एक्ट में बना दिया गया, सिटीजनशिप एक्ट 1955. और इसके बाद बहुत सारे फर्दर अमेंडमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आते रहे अलग अलग कंट्री को लेके. आपको पता है कि बांग्लादेश से हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, मे भी अभी भी हो. इवन म्यांमार से भी एक रोहिंग्या मुस्लिम के भी इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम आ रही थी. तो इन चीजों को देखते हुए टाइम एंड अगेन दिस सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड करते रहते हैं हम, अलग अलग कंट्री को लेके प्रोविजंस बनाते रहते हैं. तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 और CAA में भी इस पे बहुत चीजें की गई हैं. तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया गया और उसमें अच्छे से बात कर दी गई कि कैसे किसी को सिटीजनशिप मिलती है, बाय रिनेंशिएशन, टर्मिनेशन, डिप्रीविएशन, या किसी की कैसे सिटीजनशिप खत्म हो जाती है. इन सब चीजों की हम बात करेंगे इन संडे सेशन. आई होप कि आपको सब चीज क्लियर है. प्लीज चैट में बताइए कि आज का सेशन क्लियर है. मुझसे क्वेश्चन पूछा सिद्धार्थ ने, कैन दे आर्बिट्ररी कैंसिल समवन सिटीजनशिप इफ समवन गोज अगेंस्ट देम. सिद्धार्थ आपके क्वेश्चन में दे कौन है? हु इज दिस? डज दिस प्रोनाउन यूज दे? किसके लिए दे वर्ड यूज करना है सिद्धार्थ? आप मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. कि गवर्नमेंट कुछ भी आर्बिट्ररी नहीं कर सकती सर. इफ यू रिमेंबर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, they took the passport of Maneka Gandhi and they asked to submit the passport. She approached the Supreme Court. करने को तो एक पल को वो कुछ भी कर दे, but that will not be valid. And after the times when the court will take up the matter, तो उनका जो एक्शन है उसको void declare कर दिया जाएगा और उसके लिए जो भी रेमेडी अवेलेबल है वो मिलेगा. तो सिद्धार्थ ऐसा कहना कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर सकती है, तो एट वेरी फर्स्ट इंस्टेंट दे कैन डू इट, बट दैट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट. उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, आज का सेशन शायद इतना ही बड़ा था. आगे मैंने कोई स्लाइड बनाई नहीं है. हाँ, आगे स्लाइड नहीं बनाई है. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडे. आई एम गोइंग टू एंड टुडे सेशन. थैंक यू. टुमारो, कल से बहुत जरूरी फंडामेंटल राइट शुरू करने वाले हैं और कल से ज्यादा मजा आएगा. कल से मैं चाहता हूँ आप लोग भी थोड़ा सा रिसर्च करके आए और इंटरेस्टिंग बनाए सेशन को, और जाके आज सिटीजनशिप एक्ट पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है सर. ये क्या रिवर्स माइग्रेशन ऐसे हो जाता है, और ये आएगा कभी एक आध नंबर नहीं, इससे ज्यादा का ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछता. इट विल बी जस्ट वन मार्क MCQ, नॉट मोर देन दैट. बट फिर वो लॉस क्यों ही लेना अगर आपने मेरा सेशन अटेंड किया है. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू. और ये जो 60-70 लोग रोज आते हैं उनको भी थैंक यू, क्योंकि यू पीपल आर द मोटिवेशन फॉर मी. मैं तभी वर्क कर पाता हूँ. आपके नंबर कम हो जाते हैं तो मेरे को भी मेहनत करने का मन नहीं होता ऑनेस्टली. थैंक यू. मैं सेशन खत्म करता हूँ आज का. बाय बाय.